जैन फ्रेंड्स, इन पार्ट 2 ऑफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल हम इसमें डिस्कस करेंगे स्टोइकियोमेट्री। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीबीटी एज वेल एज गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसलिए हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मटेरियल बैलेंस, और वहां पर हमने स्टडी की थी जनरल मास बैलेंस इक्वेशन। और वो इक्वेशन क्या थी? वो इक्वेशन थी मास इन माइनस मास आउट प्लस मास जनरेटेड माइनस मास कंज्यूम्ड इक्वल्स टू मास एक्यूमुलेटेड विद इन द सिस्टम। तो ये थी हमारी जनरल मास बैलेंस इक्वेशन। और फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर आपका स्टडी स्टेट है तो स्टडी स्टेट में जो मास एक्यूमुलेशन है ये क्या हो जाता है? जीरो हो जाएगा अगर स्टडी स्टेट है। क्लियर? क्योंकि अगर मास एक्यूमुलेट होने लगेगा तो जो मास है वो चेंज हो जाएगा सिस्टम में, और अगर चेंज हो रहा है कुछ टाइम के साथ तो वो स्टडी स्टेट नहीं है। स्टडी स्टेट में आपका चेंज नहीं होना चाहिए टाइम के रिस्पेक्ट में। आई होप इट इज क्लियर। फिर हमने डिस्कस किया कि ये जो जनरल मास बैलेंस इक्वेशन है इसे हम डिफरेंट मटेरियल बैलेंस के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। हमने देखा कि हम इसे यूज कर सकते हैं टोटल मास के लिए, ठीक है, कि टोटल मास आपका उसको बैलेंस करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि हम इसे यूज कर सकते हैं मॉलिक्यूलर स्पीसीज के बैलेंस के लिए, ठीक है, फॉर मॉलिक्यूलर स्पीसीज। मॉलिक्यूलर स्पीसीज लाइक ग्लूकोज, इथेनॉल, ये सब क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये मॉलिक्यूलर स्पीसीज है। ओके, इसमें अगर हम बात करें सबस्ट्रेट की, ठीक है, तो सबस्ट्रेट आपका यूटिलाइज होता है। अब या तो उसको एंजाइम जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे या फिर सेल उसको यूज करेगी, ठीक है, दोनों में से कोई भी आपका केस हो सकता है। और इसके अलावा आपका प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का भी बैलेंस आप कर सकते हैं, और साथ साथ आप बायोमास का भी बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। जब हम बात करते हैं सबस्ट्रेट की, तो सबस्ट्रेट के केस में मास इन होता है बट, और मास आउट जो है वो नहीं होना चाहिए, बट फिर भी कुछ रेसिडुअल मास रह जाता है सबस्ट्रेट के केस में। तो वो जो रेसिडुअल रह जाएगा सबस्ट्रेट, दैट इज मास आउट प्लस मास जनरेशन। तो रेट ऑफ मास जनरेशन या फिर मास जनरेशन ये क्या है? आपका जीरो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए जीरो? क्योंकि सबस्ट्रेट जो है आपका जनरेट नहीं होगा सिस्टम में, वो तो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। तो मास जनरेशन यहाँ पर जीरो हो जाएगा, तो क्या रहेगा? सिर्फ मास कंजम्पशन रहेगा। और अगर स्टेडी स्टेट है तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? जीरो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने देखी मास बैलेंस इक्वेशन फॉर सबस्ट्रेट। सिमिलरली प्रोडक्ट के लिए भी आप फॉर्म कर सकते हैं। प्रोडक्ट के केस में जो मास इन है ये आपका जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं करते, प्रोडक्ट तो हमें वहां पर फॉर्म कराना, प्रोड्यूस कराना है, ठीक है। सो मास इन यहाँ पर प्रोडक्ट के लिए क्या होगा? जीरो। मास आउट यहाँ पर होगा क्योंकि तभी हमें प्रोडक्ट मिलेगा। देन मास जनरेशन भी होगा, ठीक है। बट जो मास का कंजम्पशन है प्रोडक्ट के लिए ये क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। प्रोडक्ट जो है वो यूटिलाइज नहीं होना चाहिए दोबारा से, बट कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिन्हें सेल्स जो है वो अपने यूज में ले लेती हैं, ठीक है। सो उन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे इस टाइप के प्रोडक्ट्स को, बट जनरली जो है प्रोडक्ट जो है वो यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो उस केस में मास का कंजम्पशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और अगर स्टडी स्टेट है तो मास का एक्यूमुलेशन नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक है। अगेन बायोमास भी क्या है यहाँ पर आपका, ये भी, इसको भी आप बैलेंस कर सकते हैं कि कितना आपने प्रोवाइड किया है स्टार्टिंग में, कितना आपको आउट मिल रहा है, ठीक है, मास आउट, और कितना आपका जनरेट हुआ, क्योंकि सेल्स जो है वो आपकी जनरेट भी हो सकती हैं और सेल डाई भी हो सकती हैं, ठीक है। तो उस केस में उनका कंजम्पशन आप उसको कह सकते हैं, ठीक है। अगर वो डाई हो रही है, उनका लाइसिस हो रहा है, सो दैट मीन्स उनका नंबर वहाँ पर डिक्रीज होगा, तो मास कंजम्पशन होगा। तो ये आपका अगेन अगर आपका स्टडी स्टेट है तो ये भी किसके आ जाएगा? इक्वल जीरो के। तो लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन भी सोल्व किया था मटेरियल बैलेंस से रिलेटेड, और वहाँ पर हमने इंटीग्रल एज वेल एज डिफरेंशियल मास बैलेंस देखा था। तो अगर हमें इन्हें डिफरेंशियल मास बैलेंस इक्वेशन लिखनी है तो डिफरेंशियल में सिंपली क्या है? हमें यहाँ पे इनको रेट में कंसिडर करना है कि मास इन का क्या रेट है, मास आउट का क्या रेट है, प्लस मास जनरेशन का जो रेट है, रेट ऑफ जनरेशन प्लस रेट ऑफ कंजम्पशन, ओके, और सॉरी इनके ऊपर कैप नहीं आएगा, और इक्वल्स टू रेट ऑफ मास एक्यूमुलेशन। आई होप इट इज क्लियर। तो ये जो इक्वेशंस है मटेरियल बैलेंस की, ये हम यूज करेंगे आपका जब हम बैच रिएक्टर स्टडी करेंगे, फैट बैच को स्टडी करेंगे और सीएसटीआर को स्टडी करेंगे, तो वहां पर ये इक्वेशंस जो है यूज की जाएंगी ड्राइव करने के लिए फॉर्मूला, ठीक है। देन नेक्स्ट हमने ये भी देखा था कि मॉलिक्यूलर स्पीसीज के साथ साथ एटॉमिक स्पीसीज के बैलेंस के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। एटॉमिक स्पीसीज का मतलब है आपके कार्बन के बैलेंस के लिए, ऑक्सीजन के बैलेंस के लिए, नाइट्रोजन के बैलेंस के लिए, हाइड्रोजन के बैलेंस के लिए। तो ये क्या है? एटम्स है। तो ये एटॉमिक स्पीसीज जो है इनके लिए भी हम मटेरियल बैलेंस इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। और मॉलिक्यूलर स्पीसीज मतलब मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, इथेनॉल, ठीक है, ब्यूटेनॉल, ये सब क्या है? मॉलिक्यूलर स्पीसीज है, ओके। नाउ अगर हम बात करें एटॉमिक स्पीसीज की, तो एटॉमिक स्पीसीज में हमें पता है कि एटॉमिक स्पीसीज का ना तो जनरेशन होगा ना ही कंजम्पशन होगा, क्योंकि अगर एटम्स को अगर आपको फॉर्म करना है या उनको ब्रेक करना है तो दैट मीन्स वो न्यूक्लियर रिएक्शंस होंगी। और हम बात करें ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस की, तो ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस में ये दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे फॉर एटॉमिक स्पीसीज बैलेंस, ठीक है। उसके केस में सिर्फ आपका मास इन रहेगा, मास आउट रहेगा। सो मास इन माइनस मास आउट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो दैट मीन्स मास इन इक्वल्स टू मास आउट। तो अगर हम एक जनरल एग्जांपल लें केमिकल रिएक्शन का, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज के रेस्पिरेशन का, तो C6H12O6 प्लस 6CO2 एंड दैट गिव अस 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम कार्बन का बैलेंस करें तो कार्बन यहाँ पर इसका कितना नंबर है? यहाँ पर इसका 6 नंबर है,
ठीक है, कार्बन के लिए। और राइट हैंड साइड ये क्या है, मास आउट है, ठीक है। और यहाँ पर भी इनका कितना नंबर है कार्बन के आइटम का, 6, ठीक है। यहाँ पर तो इस मॉलिक्यूल ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं, 6 कार्बन एटम है। CO2 के अंदर कितने कार्बन एटम है, 1 कार्बन एटम है, बट CO2 के कितने मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए हैं, 6। तो कितने हो गए टोटल कार्बन एटम, 6 × 1 6। तो 6 आपके लेफ्ट हैंड साइड भी है, 6 आपके राइट हैंड साइड में भी है। तो आपने ये बैलेंस, बट हमने यहाँ पर कहीं पर भी मास जनरेशन और कंजम्पशन को कंसिडर नहीं किया क्योंकि एटम ब्रेक्स नहीं हो सकते, ठीक है। देन आप हाइड्रोजन के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन आपकी 12 है, ठीक है। और राइट हैंड साइड भी आप देख सकते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने एटम है, हाइड्रोजन के 2, और टोटल कितने ऐसे एटम मॉलिक्यूल है, 6। तो 6 × 2 = 12। ऑक्सीजन के लिए आप कर सकते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है, 6 प्लस एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में कितने होते हैं एटम ऑक्सीजन के, 2, और ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के, 6। तो 6 × 2 12 इक्वल्स टू, सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड में भी 2 एटम होते हैं ऑक्सीजन के, और ऐसे कितने मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रोड्यूस हुए हैं, 6। तो 6 × 2 = 12 प्लस वाटर के अंदर आप देख सकते हैं कितने ऑक्सीजन है, एक मॉलिक्यूल के अंदर 1 है, तो ऐसे कितने मॉलिक्यूल है, 6। तो देख सकते हैं आप ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। तो ये तो हमने किया है मॉलिक्यूल्स के नंबर के, एटॉमिक स्पीसीज के नंबर के बेसिस पे, ठीक है। इसे हम मास के बेसिस पर भी कर सकते हैं कि कार्बन का यहाँ पर कितना मास है। तो एक कार्बन एटम का मास आपको पता है कि 12 होता है, तो 6 का कितना हो जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 72, ठीक है, एटॉमिक मास और फॉर दिस 6 कार्बन, ओके। राइट हैंड साइड में भी आपका कितना है कार्बन है, उनका मास कितना है, उनका मास सेम है क्योंकि 6 कार्बन है तो उनका मास भी 72 ही आएगा, ठीक है। तो आप एटॉमिक स्पीसीज के लिए मास बैलेंस भी कर सकते हैं और उनके नंबर को भी यूज कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसके बेसिस पे बैलेंस कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। तो ये आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा कि मॉलिक्यूलर स्पीसीज में क्या क्या चीजें होती हैं, और जब हम एटॉमिक स्पीसीज के बैलेंस की बात करते हैं तो हम क्या क्या चीजें कंसीडर करते हैं। तो एटॉमिक स्पीसीज में हम यही कंसीडर करते हैं कि कितना इन है और कितना आउट है, ठीक है। तो इन हुआ था ग्लूकोज की फॉर्म में और आउट हुआ है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, ठीक है। तो मास आउट में जो है कार्बन वो हमें CO2 के थ्रू मिला है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बैलेंस करते हैं एटॉमिक स्पीसीज का। और जब हम बात करते हैं एटॉमिक स्पीसीज के बैलेंस की, तो इसका जो बैलेंस है इसी को हम बोलते हैं एलिमेंटल बैलेंस, क्योंकि क्या एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, सोडियम, ये सब के एलिमेंट्स हैं। सो इनका जब हम बैलेंस करते हैं तो उसको हम एलिमेंटल बैलेंस बोलते हैं, यानी कि जब हम एटॉमिक स्पीसीज को बैलेंस करेंगे सो दैट वी कॉल एलिमेंटल बैलेंस, जो कि हम इसे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर नाउ। तो इसके लिए एक जनरल इक्वेशन है फॉर एरोबिक सेल ग्रोथ, ठीक है, यानी कि कोई एरोबिक सेल कल्चर है उसके लिए यहाँ पर एक आपको जनरल इक्वेशन शो की गई है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि मास इन और जो मास आउट है एटॉमिक स्पीसीज के बैलेंस के केस में, सो मास इन जो है कार्बन का वो ग्लूकोज के थ्रू हुआ था, और हमने देखा था जो मास आउट हुआ था वो CO2 की फॉर्म में हुआ था, ठीक है। तो वहां पर जो हम पहले हम डिस्कस कर रहे थे मॉलिक्यूलर स्पीसीज वगैरह के लिए, तो वहां पर तो मास इन और मास आउट हम ग्लूकोज ही कंसीडर कर रहे थे कि ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल अंदर गए और कितना आपको आउट मिला। बट जब हम बात करते हैं एलिमेंटल बैलेंस की, तो वहां पर हमें एक केमिकल फॉर्मूला यूज करना होता है, ठीक है, मास इन और मास आउट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो आप उसी के अकॉर्डिंगली ये जो इक्वेशन है ड्राइव हुई है। तो ये जो केमिकल इक्वेशन है इसमें आप देख सकते हैं ये है आपका सबस्ट्रेट, ठीक है, CWHXOYNZ। तो ये आपका कोई भी सबस्ट्रेट हो सकता है। अगर हम बात करें कि अगर हम ग्लूकोज को लेते हैं C6H12O6, तो उसके केस में W हो जाएगा 6, 12 हो जाएगा X, और ऑक्सीजन हो जाएगा Y, और नाइट्रोजन क्योंकि यहाँ पर है नहीं तो उसका नंबर 0 है तो Z हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पर W, X, Y और ये जो Z है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि सबस्ट्रेट के अंदर कितने एटम है कार्बन के, कितने एटम है हाइड्रोजन के, कितने एटम ऑक्सीजन के और कितने एटम्स हैं नाइट्रोजन के, ठीक है। तो क्योंकि एक जनरल इक्वेशन हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तो ये है आपका कार्बन सोर्स, और या फिर आप कह सकते हैं एनर्जी सोर्स, जो कि आपका सबस्ट्रेट होगा। क्लियर। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जब हम सेल्स को ग्रो कराते हैं उनके लिए जो मीडिया प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हम सबस्ट्रेट तो डालते ही हैं ग्लूकोज वगैरह, उसके साथ साथ उसमें होता है एक नाइट्रोजन सोर्स। तो हम मेजर कंपोनेंट की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पर ईस्ट एक्सट्रैक्ट वगैरह भी डाल देते हैं, तो वो आपका क्या है, नाइट्रोजन सोर्स है उसमें, ठीक है। सो नाइट्रोजन सोर्स आपका अगर अमोनिया हो सकता है, ठीक है, नाइट्रेट हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम इसे कंसिडर करें कि नाइट्रोजन सोर्स हमारा लेट्स से यहाँ पर है अमोनिया NH3, ठीक है। सो नाइट्रोजन के यहाँ पर जो एटम्स है उसको किससे रिप्रेजेंट किया गया I से, हाइड्रोजन के जो एटम्स है उसको किससे रिप्रेजेंट किया गया G से, और अगर ये नाइट्रेट होता तो उसमें ऑक्सीजन होता तो उसके जो एटम्स है उसको H से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो ये आपका नाइट्रोजन सोर्स के लिए आपका केमिकल फॉर्मूला, ओके। अब ये कोई भी हो सकता है तो उसके अकॉर्डिंगली आप GHI और G की वैल्यू उसमें पुट कर सकते हैं। देन ये जो B है, B रिप्रेजेंट कर रहा है कि फॉर एग्जांपल अमोनिया, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर हाइड्रोजन इसके लिए कितना हो जाएगा, ये G आपकी वैल्यू 3 हो जाएगी और I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बट इसके कितने मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड है ये भी हमें देखना होगा, ठीक है। बट जब हम बात करते हैं जनरल इक्वेशन की, तो हमेशा कार्बन हमेशा हम कितना लेते हैं, 1 मोल लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, 1 मोल, अगर हम नंबर की बात करें, ठीक है, 1 मोल, या फिर आप 1 मॉलिक्यूल भी कंसिडर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हमेशा सबसेट को कितना लेना है, 1 लेना है, या तो 1 मॉलिक्यूल या 1 मोल, ठीक है। और उसके रिस्पेक्ट में हम देखेंगे कि बाकी चीजें कितने मोल्स में रिक्वायर्ड है एज कंपेयर टू सबस्ट्रेट, जब हमने सबस्ट्रेट 1 मोल लिया है, ठीक है। इसीलिए देखा आपने यहाँ पर हमने कोई भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पर यूज नहीं किया। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बताता है कि उस मॉलिक्यूल के
कितने मॉलिक्यूल्स हमने यूज किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सबस्ट्रेट हमेशा हम 1 लेते हैं, उसके कंपैरिजन में बाकियों को देखते हैं। तो यहाँ पर आपको ये जो बी है ये क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है नाइट्रोजन सोर्स का। दैट मींस कि इस अमोनिया की, अगर हमारा अमोनिया नाइट्रोजन सोर्स है तो इस अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होंगे अगर ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल है तो। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर ग्लूकोज 1 मोल लिया है तो अमोनिया कितने मोल्स में रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है बी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 2 होता तो दैट मीन्स कि 2 मोल्स या फिर 2 मॉलिक्यूल्स अमोनिया के चाहिए होंगे 1 मोल ग्लूकोज के या फिर 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के साथ इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। आई होप इट इज क्लियर। सिमिलरली क्योंकि हम बात कर रहे हैं एरोबिक सेल ग्रोथ की, तो एरोबिक है दैट मींस इसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो ऑक्सीजन का तो फॉर्मूला फिक्स है, ऑक्सीजन को आप सिर्फ O2 की फॉर्म में ही देंगे और किसी भी फॉर्म में आप उसको नहीं देंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर तो G, H और I का यूज हुआ था, बट यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन है तो O2, ठीक है। देन बट इसके भी ये भी डिपेंड करेगा कि इसके कितने मोल्स रिक्वायर्ड है ऑक्सीजन के। अगर आपका जो सबस्ट्रेट है वो हमने 1 मोल लिया है, ठीक है, तो ये जो है वो क्या है, ऑक्सीजन का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ये बता रहा है कि ऑक्सीजन के कितने मोल्स रिक्वायर्ड है। आई होप इट इज क्लियर। सिमिलरली ये तो हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि आपने क्या क्या चीजें प्रोवाइड की। अब इन्हें कौन यूज करेगा, इन्हें यूज करेंगी आपकी सेल्स, ठीक है। जो भी आपने इनोकुलम प्रोवाइड किया तो आपकी सेल्स इनको यूटिलाइज करेंगी और उनको यूज करके अपनी ग्रोथ करेंगी और उस ग्रोथ से क्या है, सेल का नंबर इंक्रीज होगा, ठीक है। नाउ सेल्स के लिए भी हम एक केमिकल फॉर्मूला यूज करते हैं, इसको अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से डिस्कस करेंगे। बट अभी आप ये समझ लीजिए कि सेल्स जो हैं उन्हें भी हम क्या है, एक केमिकल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ग्लूकोज का एक केमिकल फॉर्मूला C6H12O6, सिमिलरली सेल्स के लिए भी हमने एक केमिकल फॉर्मूला फाइंड आउट किया, ठीक है। अब क्योंकि जो मेजर कंपोनेंट होते हैं किसी सेल में वो क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। चलिए सबसे पहले हम इसी को ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए सेल्स भी क्या है, हमारा प्रोडक्ट होती है। अगर हम सेल ग्रोथ एक्सपेरिमेंट की बात करें, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अपनी लैब में जो है आपने मीडिया प्लेट्स बनाई है या फिर लिक्विड ब्रॉथ मीडिया बनाया है, तो दोनों ही केसेस में आप क्या है, सबस्ट्रेट प्रोवाइड कर रहे हैं सेल्स को ताकि उनका जो नंबर है वो क्या हो सके, इंक्रीज हो सके, ठीक है। तो दैट मीन सेल का अगर आप उनको ग्रो करा रहे हैं तो सेल ही हमारे लिए क्या है, प्रोडक्ट है उन रिएक्शंस में, ठीक है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हमेशा जो सेल्स हैं वो एज अ प्रोडक्ट काम करें, वो कैटलिस्ट की फॉर्म में भी यूज हो सकती है, जैसे हम एंजाइम को यूज करते हैं, ठीक है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट पे कन्वर्ट करने के लिए। तो ये डिपेंड करेगा कि किस टाइप की रिएक्शन हम वहां पर हो रही है, ठीक है, उसके बेसिस पे हमें पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो वहां पर सेल्स कैटलिस्ट है, ठीक है, वो वहां पर कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रही हैं, वहां पर उनकी सेल को ग्रो नहीं करा रहे हैं, वहां पर ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन है उसको देख रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए एलिमेंटल बैलेंस परफॉर्म करेंगे, वहां पर सेल्स एज अ कैटलिस्ट है। बट जब हम सेल्स को ग्रो कराते हैं तो उस केस में वो जो रिएक्शन है उसमें सेल ही हमारा क्या है, वो प्रोडक्ट हो जाती है, क्लियर। बट जैसा भी हमने देखा कि एलिमेंटल बैलेंस में अगर सेल्स आपकी प्रोडक्ट हैं तो उनको भी अगर हमें उसमें ऐड करना है तो उसके लिए इनका कोई एक केमिकल फॉर्मूला होना चाहिए। अगर इनका केमिकल फॉर्मूला नहीं होगा तो दैट उसको जो है हम यूज नहीं कर पाएंगे एलिमेंटल बैलेंस में, ठीक है, क्योंकि उसमें तो हमें देखना होता है कि कितने कार्बन जो है ग्लूकोज के वो कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, CO2 में कितने गए हैं, बायोमास में कितने चले गए हैं, ठीक है, और बाकी जगहों पर कोई दूसरा फॉर एग्जांपल इथेनॉल प्रोड्यूस हो रहा है तो इथेनॉल में कितने कार्बन चले गए। तो ये अगर हमें मॉनिटर करना है तो इसलिए हमें सेल्स की भी कंपोजिशन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या है, इनको एक केमिकल फॉर्मूला यहाँ पर इसका हमें फाइंड आउट करना होगा सेल्स के लिए। और ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हम सेल्स की कंपोजिशन देखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब क्योंकि हमें पता है कि डिफरेंट सेल्स जो होती हैं उनकी कंपोजिशन डिफरेंट होगी, ठीक है। अगर हम बात करें एनिमल सेल की और प्लांट सेल की या फिर फंगाई की या फिर बैक्टीरिया की, तो ये सब क्या है, ये डिफरेंट टाइप्स की सेल हैं और इसीलिए जो कंपोजिशन है वो सेल टू सेल वेरी करेगी, ठीक है। विद इन बैक्टीरिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया जो है उनकी जो कंपोजिशन है वो वेरी कर सकती है। तो इसलिए ये जो हम फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, सेल्स के लिए, ये आपका ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, ये आपका सेल टू सेल वेरी करता है। ये डिपेंड करता है उस सेल की कंपोजिशन क्या है, उस एलिमेंट्स की कंपोजिशन क्या है उस सेल के अंदर, ठीक है। तो जनरली जो है आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं CH अल्फा O बीटा एंड डेल्टा, ठीक है। द रीजन इज फॉर एग्जाम्पल अगर हम इकोलाई की बात करें, ठीक है, तो इकोलाई के अंदर आप देखेंगे कि 90 से 95% जो बायोमास है वो उसमें वो क्या है, 4 मेजर एलिमेंट से बना हुआ है, ठीक है, जिसमें आपका कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। सो 90 से 95% जो है यही 4 एलिमेंट्स कवर कर लेते हैं। बाकी का कुछ जो 5% जो रेसिडुअल रह जाता है उसमें बाकी स्मॉल कंपोजिशन में अदर एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं। तो कार्बन जो है इसमें कितना है, 50% है, ऑक्सीजन कितना है, 20% है, नाइट्रोजन 40% है, हाइड्रोजन 8% है, फॉस्फोरस 3% है, ठीक है, ये मास के बेसिस पे, ना कि मॉलिक्यूल्स के नंबर के बेसिस पे, ये मास के बेसिस पे। सल्फर आपका 1 हो गया, पोटेशियम 1, सोडियम 1, 0.5। तो ये आपके जो है आपके रेयर एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इन्हें ज़्यादा क्वांटिटी में इनकी जरूरत नहीं होती है, तो इनका जो परसेंट है वेट सेल के अंदर वो काफ़ी कम है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, बाकी जो है 3, 1 इस तरीके से प्रेजेंट है। आप फॉस्फोरस को भी इसमें कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो
दैट मीन्स कि इस कंपोजिशन को फाइंड आउट करके कि सेल के अंदर कार्बन कितना परसेंट है, ऑक्सीजन, ये आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो ये जो है आप डिफरेंट इक्विपमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है। पहले हम सेल को ड्राई करते हैं, उसमें जितना वाटर कंपोनेंट है पहले उसको वहां से रिमूव कर देते हैं और उसके बाद हम उसको बर्न करेंगे। उसके बाद जो बर्न करने पर जो गैसेज रिलीज होंगी उनकी जो कंपोजिशन है उसको फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। और जो बच जाएगा उसके बाद हम उसका जो है माल्टी वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हमें जो है एलिमेंटल कंपोजिशन पता चल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। बाकी जो रेसिडुअल ऐश रह जाती है वो उसे हम ऐड करते हैं जब हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो उसमें देखेंगे कि कुछ न्यूमेरिकल्स में हम 5% ऐश जो है जो रेसिडुअल रह जाती है उसको भी हम वहाँ पर इनकॉर्पोरेट करते हैं, ठीक है, टोटल मास में। ओके, नाउ कमिंग बैक, तो आपको ये पता चल गया कि डिफरेंट सेल्स जो हैं क्योंकि उनकी कंपोजिशन डिफरेंट है, किसी में माइटोकॉन्ड्रिया कम होंगे, किसी में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे, ठीक है, या फिर कोई जो है किसी एक स्पेशलाइज कंडीशन के लिए जो है आपका अडेप्टिव है तो वहाँ पर उसके अंदर कोई एक जो एलिमेंट है उसकी कंपोजिशन ज़्यादा हो सकती है। तो ये सेल टू सेल वेरी करेगा, इसीलिए ये जो फॉर्मूला है इसमें आपका अल्फा, बीटा और डेल्टा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगी कि वो किस टाइप की सेल है। बट जैसा कि हमें पता है कि मेनली जो है जो सेल कंपोजिशन है उसमें आपके 4 मेजर एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, बट कुछ जो क्वेश्चन है उसमें आपको फॉस्फोरस भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो डिपेंड करेगा कि वो कितना जो है ज़्यादा हम एक्यूरेट रिजल्ट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, क्लियर। तो ये है आपका ड्राई बायोमास कंपोजिशन का फॉर्मूला, ठीक है। ड्राई मतलब पहले हम ड्राई करते हैं सेल को, वाटर उसमें से एलिमिनेट करते हैं, ठीक है, रिमूव करते हैं, क्लियर। तो ये फॉर्मूला सेल टू सेल वेरी करेगा और ये देखा गया है कि जो बैक्टीरिया होते हैं इसमें आपका जो नाइट्रोजन कंटेंट है वो स्लाइटली ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फंजाई, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें इकोलाई की या फिर एक जनरल सेल बायोमास के अगर हम केमिकल फॉर्मूले की बात करें तो ये है आपका CH1.8 O 0.5 N 0.2। तो ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ये जनरल सेल बायोमास का फॉर्मूला है, ठीक है, जिसे हम यूज कर सकते हैं अगर हमें नहीं पता है कंपोजिशन उस पर्टिकुलर सेल की, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं गिवन है सेल बायोमास का तो उस केस में आप इसको यूज कर सकते हैं। बट ज़्यादातर जो भी हमें क्वेश्चंस देखेंगे उसमें हमें सेल बायोमास का जो फॉर्मूला है वो प्रोवाइड किया जाएगा उस पर्टिकुलर सेल के लिए। आई होप इट इज क्लियर। तो ये जो हमने एलिमेंटल कंपोजिशन देखी है ये किसके लिए थी, ये इकोलाई के लिए थी, ठीक है, जिसके अंदर आपने देखा कि कितने % वेट जो है वो किस एलिमेंट का है और उसी के बेसिस पे हमने ये जो फॉर्मूला है उसको हम फॉर्म करते हैं, क्लियर। सो अभी हमने देखा कि सेल बायोमास कंपोजिशन का फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसलिए अब हम क्या है उस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं एलिमेंटल बैलेंस में, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि क्योंकि हमने देखा कि 4 मेजर एलिमेंट होते हैं किसी सेल के अंदर, या जितने भी हमारे लिविंग सिस्टम हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सब में क्या है कार्बन जो है मेजर कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो कार्बन, ठीक है, कार्बन को हमेशा हम क्या है यहाँ पर कंसिडर करते हैं 1 कंसिडर करते हैं, ठीक है, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं उसको हम कार्बन के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करते हैं कि अगर कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन कितना % है, ऑक्सीजन कितना % है, नाइट्रोजन कितना % है। तो हाइड्रोजन आपका अल्फा होगा, ऑक्सीजन बीटा और नाइट्रोजन आपका डेल्टा। तो ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ये तो तब है जब कार्बन 1 है, बट इसके कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे उस सेल के अंदर, ठीक है, और या फिर जो बाकी सेल्स है उन सब का भी सम टोटल जो है तो इसके कितने मोल्स हैं तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा C से, ठीक है। अब जब हम C से मल्टीप्लाई करें तो हम ये देख रहे हैं कि इस फॉर्मूले को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो उस उतनी जो सेल्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है। ये अब आपका 1 सेल को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए C की वैल्यू क्या है, अगर 1 सेल फॉर्म हुई है, जैसे 1 सेल प्रेजेंट है आपकी, ठीक है, सो 1 सेल प्रोड्यूस हुई है तो उस केस में ये आपका कितने मोल्स को वो रिप्रेजेंट करेगी सेल, क्यों, क्योंकि ये जो हमने फॉर्मूला देखा है इसमें तो कार्बन 1 है ना, अब एक कार्बन तो होता नहीं किसी सेल में, उसका तो काफी ज्यादा नंबर होगा कार्बन का, ठीक है। तो हमें ये देखना होगा कि कितने मोल्स प्रेजेंट हैं उस एक पर्टिकुलर सेल के अंदर, ठीक है, उससे हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हम उस पूरी सेल को रिप्रेजेंट कर सकें। तो और जरूरी नहीं कि एक ही सेल आपकी वहां पर फॉर्म हुई हो सकता है एक से ज्यादा सेल्स फॉर्म हुई हो, तो उन सबका जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है उसको हम C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लियर। देन आपका यहाँ पर CO2 भी प्रोड्यूस होगी क्योंकि एरोबिक सेल ग्रोथ है तो वहां पर ऑक्सीजन यूज होती है और CO2 एंड वाटर रिलीज होता है, ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा। सो यहाँ पर आपका CO2 अब कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसका फॉर्मूला तो फिक्स है, ठीक है, CO2। सो ओनली द थिंग इज कि यहाँ पर हमें D की वैल्यू नहीं पता, D मतलब कि कितने मोल्स आपके CO2 प्रोड्यूस होगी। सिमिलरली फिर आपका वाटर के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे ये हमें नहीं पता है। और देन अगर कोई आपका कोई प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, अब वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, इथेनॉल हो सकता है या कोई ब्यूटेनॉल या कुछ और ज़ैंथम गम वगैरह कुछ भी आपका हो सकता है प्रोडक्ट, तो उस प्रोडक्ट का भी क्या है केमिकल फॉर्मूला होगा और उसमें भी मेजर कंपोनेंट क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। जो भी हमारी सेल्स है वो जनरली क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड ही प्रोड्यूस करती हैं और उसमें जो आपका मेजर कंपोनेंट है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ही होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर J, K, L एंड M यहाँ पर शो किया गया है, तो कोई भी जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंगली आप इसको यहाँ पर राइट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल होता है C2H5OH और आप इसको और कंडेंस करेंगे तो हो जाएगा C2H6O। तो ये इथेनॉल का फॉर्मूला है, तो J रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर 2 को, K रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर 6 को और OL जो है ये आपका 1, ठीक है, इथेनॉल के केस की मैं बात कर रहा हूँ। देन अब इथेनॉल के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, F रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये एक मॉलिक्यूल और इसके कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रोड्यूस हुए हैं वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है F। आई होप इट इज क्लियर। देन
तो दैट मीन्स आपने देखा कि ये जो रिएक्शन है इसमें जो अननोन्स हैं वो अननोन्स क्या हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अननोन है आपका ये ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। तो ये सभी क्या है, इन्हें हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। और इसके ऊपर बेस्ड काफी क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम्स में। देन अभी जो हमने डिस्कस किया तो हमने जनरल इक्वेशन देख ली एरोबिक सेल ग्रोथ के लिए, और अगर आपका एरोबिक सेल ग्रोथ नहीं है तो वहां पर ये जो ऑक्सीजन है इसको आप जीरो कर सकते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स कि हमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड की गई हैं। जरूरी नहीं है कि आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ बायोमास ही यहाँ पर प्रोड्यूस करा रहे हैं, तो उस केस में प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि क्या क्वेश्चन में हमें प्रोवाइड किया गया है। तो हमने देख लिया कि ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ ये हमारे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। देन अब हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है जब हम बात करते हैं एलिमेंटल बैलेंस की, ठीक है। एलिमेंटल बैलेंस में क्या करना होता है, एलिमेंटल बैलेंस में हमें ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। और कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हम ये जो एटॉमिक स्पीसीज है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सबका इंडिविजुअल जो है मास बैलेंस हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास इक्वेशंस आएंगी उससे हमें क्या है फाइंड आउट करेंगे कि इन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो चलिए परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन के लिए, तो हम कार्बन बैलेंस सबसे पहले करेंगे, कार्बन बैलेंस। तो आपको ये देखना है कि कार्बन के कितने एटम्स हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, और उनको इक्वेट कर देना है राइट हैंड साइड के, ठीक है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कार्बन है इसके कितने एटम्स है, W, ठीक है, और कितने मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, 1। तो दैट मीन्स यहाँ पर आपके W हैं। देन इसके अलावा ऑक्सीजन में कार्बन नहीं है, अमोनिया में कार्बन नहीं है, तो दैट मीन्स यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ इतना ही है, और ये आपका इक्वल होना चाहिए आपका अदर साइड में जो कार्बन है, ठीक है, राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कि ये जो कार्बन है यहाँ पर इसके कितने एटम है, 1, बट इसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, C, तो C इंटू 1, दैट मीन्स कितने कार्बन हो जाएंगे, C। देन नेक्स्ट आपका CO2 में भी कार्बन है, तो एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम है, 1, ऐसे कितने मॉलिक्यूल है, D, तो D इंटू 1 इज D, तो प्लस D। वाटर में कार्बन नहीं है। देन प्रोडक्ट, अगर आपका प्रोडक्ट है तो यहाँ पर आपके कितने कार्बन एटम है एक प्रोडक्ट के अंदर, J, और ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स हैं प्रोडक्ट के, F, तो टोटल कार्बन कितना हो गया, F इंटू J। क्लियर। तो ये आपने देखा कार्बन बैलेंस। इसी तरीके से आप कर सकते हैं ऑक्सीजन बैलेंस एंड हाइड्रोजन बैलेंस। तो नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन बैलेंस, बाकी आप खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। सो ऑक्सीजन बैलेंस में देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, Y है, ठीक है, सबस्ट्रेट के अंदर। ऐसे कितने मॉलिक्यूल हैं और सबस्ट्रेट के, यहाँ पर 1 ही है, तो 1 इंटू Y इज Y। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन अगर हमने प्रोवाइड किया एरोबिक है, तो एरोबिक में एक ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 2 एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के, और ऐसे कितने मॉलिक्यूल हैं ऑक्सीजन के, A, तो दैट मीन्स कितने हो जाएंगे टोटल ऑक्सीजन एटम, 2 इंटू A, ठीक है। देन नाइट्रोजन सोर्स में अगर आपका ऑक्सीजन है तो आपका यहाँ पर एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन है, H, और ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स हैं, B, तो B इंटू H इज द टोटल ऑक्सीजन इन दिस नाइट्रोजन सोर्स, ओके। देन दैट विल बी इक्वल्स टू, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब हमें राइट हैंड साइड में देखना है, तो राइट हैंड साइड में बायोमास का जो फॉर्मूला है इसमें कितने ऑक्सीजन आइटम है, बीटा, और ऐसे कितने आपके मॉलिक्यूल्स हैं, दैट इज C, तो C इंटू बीटा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा कि ऑक्सीजन, बायोमास में कितने ऑक्सीजन है, ठीक है, प्लस फिर CO2 में एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं ऑक्सीजन के, 2, और ऐसे कितने आपके मॉलिक्यूल हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, D, तो दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू D, ये आपके ऑक्सीजन हो जाएगा CO2 में। देन वाटर में एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन होती है, बट ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रोड्यूस हुए वाटर के, E, तो दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, E इंटू 1। और अगर आपका यहाँ पर कंसिडर करें कि प्रोडक्ट भी फॉर्म हो रहा है, तो प्रोडक्ट में कितने हैं, L, और ऐसे कितने हैं, F, तो ये हो जाएगा प्लस F इंटू L। इसी तरीके से आप बाकी जो है एलिमेंट्स उनके लिए भी बैलेंस यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। और इनको बैलेंस करने के बाद आपको ये इक्वेशंस मिल जाएगी। इस इक्वेशन में जो है यहाँ पर प्रोडक्ट कंसीडर नहीं किया गया है, यहाँ पे इन्होंने अज्यूम किया कि प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है, ओनली दिस रिएक्शन इज गोइंग ऑन, क्लियर। सो उस केस में कार्बन आपका W इक्वल्स टू C प्लस D, हाइड्रोजन आपका X प्लस Bg इंटू C अल्फा इंटू 2E, ऑक्सीजन बैलेंस अभी हमने देखा Y प्लस 2A इंटू BS इक्वल्स टू C बीटा 2D प्लस E। और सिमिलरली नाइट्रोजन का हो जाएगा, नाइट्रोजन आप देख सकते हैं यहाँ पर Z, और यहाँ पर I इंटू B, और यहाँ पर आपका डेल्टा इंटू C, ठीक है। सो ये आपने नाइट्रोजन बैलेंस। मैथ्स का रूल ये कहता है कि जितने अननोन्स होते हैं, ठीक है, जितने अननोन्स होते हैं उतने ही इक्वेशंस आपको बनानी होंगी, ठीक है। नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वली आपके पास क्या इक्वेशंस होनी चाहिए, और तभी आप इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, बट हमारी इक्वेशन हमने कितनी बनाई है, 1 2 3 एंड 4। तो क्योंकि यहाँ पर 5 अननोन्स हैं और आपकी जो इक्वेशन है वो सिर्फ 4 हैं, तो आप यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने बताया मैथ्स का रूल कहता है कि जितने अननोन्स हैं उतनी इक्वेशन आपके पास होनी चाहिए, तभी आप उन सबकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमारी हेल्प करता है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चंस आपका क्या है, ये रेशियो होता है कि कितने मोल्स आपके CO2 के प्रोड्यूस हुए हैं, कितने मोल्स ऑक्सीजन के कंज्यूम करके, ये हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, कि हमने कितने ऑक्सीजन प्रोवाइड की और हमें कितनी CO2 मिली है, ठीक है। सो मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ऑक्सीजन
कंज्यूम, कितने मोल्स ऑक्सीजन प्रोवाइड की और कितने मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड में हमें मिली, ये हमने फाइंड आउट कर लिया और उसका रेशो फाइंड आउट कर लिया। तो रेशो क्या कहलाता है, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। ठीक है, अब क्योंकि मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस, कितने मोल्स प्रोड्यूस हुए C2, ये कौन बता रहा है, ये आपका बता रहा है, ये जो D है, D यही तो बता रहा है कि कितने मॉलिक्यूल या कितने मोल जो है CO2 प्रोड्यूस होंगे अगर आपका 1 मोल कार्बन सोर्स जो है यूज किया गया है। ठीक है, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ D। देन ए, ये क्या बता रहा है, ए आपको यहाँ पर बता रहा है कि 1 मोल कार्बन सोर्स के लिए कितनी मोल्स ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ये आपको ए रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दैट मीन्स आपने ए मोल्स ऑक्सीजन प्रोवाइड की और डी मोल्स आपका CO2 प्रोड्यूस हुआ और इन दोनों का रेशो ये आपका रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट है। एक्सपेरिमेंटली हम इसको फाइंड आउट करते हैं। अब आपके पास टोटल कितनी हो जाएंगी, तो 4 इक्वेशन यहाँ पर थी और ये आपकी 5th इक्वेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी एक्सपेरिमेंटल डेटा से, और 5 आपके अननोन है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। तो ये है आपका एलिमेंटल बैलेंस। अब इसके ऊपर बेस्ड हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और वहां से आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये अभी रिसेंटली गेट 2022 एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, द ओवरऑल स्टोइकियोमेट्री ऑफ एन एरोबिक सेल ग्रोथ इज, तो ये आपके पास इक्वेशन है। व्हाट इज द एलिमेंटल कंपोजिशन फॉर्मूला ऑफ बायोमास। तो आप देख सकते हैं कि बायोमास का हमें ये नहीं पता है कि इसमें कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है और नाइट्रोजन कितना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसकी कंपोजिशन हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एलिमेंटल बैलेंस का यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है कार्बन बैलेंस करते हैं। ठीक है, कार्बन बैलेंस, तो आप देखेंगे कि कितने ईजी अब आपको ये सब क्वेश्चंस लगेंगे, एक बार आप इनको बस प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तो कार्बन बैलेंस देखिए, कार्बन बैलेंस में यहाँ पर कितने कार्बन के एटम्स कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड में 6 कार्बन है ग्लूकोज में, और ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने मोल्स हैं ग्लूकोज के, 3। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 × 6 18। सो 18 आपके कार्बन है ग्लूकोज में। देन अमोनिया में कार्बन नहीं है, ऑक्सीजन में कार्बन नहीं है। देन आते हैं हमारे पास राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास कितने, राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कि ये जो बायोमास है इसमें ये अननोन है कि कितने कार्बन एटम है, बट ए से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। और ऐसे कितने मोल्स यहाँ पर हैं इसके, 1.5। तो टोटल कितने हो जाएंगे कार्बन, 1.5 ए मोल्स। ठीक है, 1 मोल जो है, ये मोल जो होता है ये नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 6.022 × 10⁻23। इस नंबर को ये रिप्रेजेंट करता है। इतने मॉलिक्यूल्स, इतने एटम या फिर इतने आयंस को ये रिप्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स और एटम का नंबर काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए हम उसको मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। देन फिर आपका CO2 में भी आपका कार्बन है, तो यहाँ पर कितने कार्बन है, एक CO2 मॉलिक्यूल में 1 कार्बन है, और ऐसे कितने मोल्स हैं इसके, 3। तो कितना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ कार्बन, 3 मोल्स, 3 × 1। ठीक है, और वाटर में तो होगा ही नहीं। सो सिंपली आप देख सकते हैं इस इक्वेशन से हम ए की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, सो ए की वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करना चाहें तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 - 3 डिवाइडेड बाय 1.5। सो दैट विल बी इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 1.5, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 के इक्वल। तो दैट मीन्स ए की वैल्यू, यानी कि जो कार्बन है ये कितना परसेंट है, ए की वैल्यू है 10। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोजन के लिए, और कलर चेंज कर लेते हैं। तो अब हम देखेंगे हाइड्रोजन बैलेंस। तो हाइड्रोजन बैलेंस में देखिए, हाइड्रोजन आपके यहाँ पर कितने हैं, एक मॉलिक्यूल में है 12, और ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3। तो कितना हो जाएगा, 12 × 3 इज 12 × 3 = 36। ओके, फिर अमोनिया में देखिए, अमोनिया में कितने हैं, यहाँ पर 3 हैं, और यहाँ पर आपके कितने ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, 2.5। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2.5 × 3 दैट विल बी 7.5। ओके, तो प्लस 7.5। ओके, फिर ऑक्सीजन में तो होगा नहीं हाइड्रोजन। फिर यहाँ पर आ जाते हैं हाइड्रोजन, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके कितने मॉलिक्यूल्स, सॉरी इस मॉलिक्यूल में कितने आइटम है हाइड्रोजन के, B, और ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 1.5। तो ये हो जाएगा आपका 1.5 × B। ठीक है, देन CO2 में नहीं है, और ये आपका वाटर में कितना हो गया है, एक में है आपका 2, और ऐसे कितने हैं आपके पास 5। तो 5 × 2 = 10। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है और यहाँ से आपको B की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और सिमिलरली फिर आप फाइंड आउट करेंगे ऑक्सीजन बैलेंस। ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस देखते हैं। ऑक्सीजन बैलेंस में आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, और ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3। तो 6 × 3 इज 18। तो 18 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गई ग्लूकोज में, प्लस फिर अमोनिया में नहीं है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके कितने एटम्स हैं मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में, 2, और ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 1। जहाँ कुछ नहीं दैट मीन्स 1। तो 2 × 1 इज 2 इक्वल्स टू, देन आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने हैं, C हैं ऑक्सीजन के एटम्स, और ऐसे कितने मोल्स हैं, 1.5। तो 1.5 × C। देन CO2 में देखिए यहाँ पर कितने 2 हैं, और ऐसे कितने मॉलिक्यूल हैं, 3। तो 3 × 2 = 6 प्लस, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन 1 है, और ऐसे कितने हैं 5। तो प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ से हम C की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए 18 + 2 हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 6 + 5 11। तो ये माइनस का इधर आ जाएगा 11 इक्वल्स टू 1.5 C। सो 9 डिवाइडेड बाय 1.5 इज इक्वल्स टू C। और आपको पता है ये है 15, 6 = 90। तो दैट मीन्स 6 इज द वैल्यू ऑफ C। तो ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन की वैल्यू आ गई आपके 6। बाकी आप नाइट्रोजन की भी फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस करना जरूरी है, तो प्रैक्टिस के लिए फाइंड आउट कीजिए। अदरवाइज अगर हम देखें तो यहाँ से क्लियर है कि पहले इन्होंने मेंशन किया है कि कार्बन 9, कार्बन 9, कार्बन 10, कार्बन 10। तो हमने पहले फाइंड आउट कर लिया कार्बन 10 है, तो दैट मीन्स A और B एलिमिनेट यहाँ पर हो चुके हैं। फिर C और D में क्या डिफरेंस है, एक तो हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, बट नाइट्रोजन का नहीं है। तो नाइट्रोजन का हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन सब में सेम थी। उसका फाइंड आउट करेंगे तो वहां पर हम सिर्फ एग्जाम में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है,
फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं डेसिमल वैल्यूज है, डेसिमल वैल्यू मतलब कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट होने वाली, कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा। बट यहाँ पर ऑक्सीजन में आप देख सकते हैं इंटीजर है, तो इंटीजर इजीली कैलकुलेट हो जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको करके भी दिखाया। तो यहाँ से ऑक्सीजन की वैल्यू आई है 6, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप इट इज क्लियर। सो इस तरीके से आप यूज करते हैं एलिमेंटल बैलेंस।